नमस्कार, मैं हूं रमन मुंबई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में कई जगह ईडी की छापेमारी, डी कंपनी से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, कई नेताओं के डी कंपनी से संबंधों की भी जांच। तो ये बड़ी खबर यहां पर आ रही है। मुंबई में कई जगह ईडी ने छापेमारी की है, डी कंपनी से जुड़े ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है। तो ये बड़ी खबर, कई नेताओं के डी कंपनी से संबंधों की भी जांच की जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई में कई जगह ईडी की छापेमारी। और हमारे सहयोगी अरुण कौशिक जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कौशिक, कब से ये छापेमारी चल रही है और क्या पता चल पाया है कि कौन वो लोग हैं? जी रमन, देखिए आपको बता दें कि जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई थी तब नरेंद्र मोदी का ये एजेंडा था कि दाऊद इब्राहिम को भी हिंदुस्तान वापस लाना है, उसकी पूरी कंपनी को नेस्तनाबूद करना है। ये मैनिफेस्टो में एक उनका पॉइंट था और उसके तहत ही आपको बताया करीब 15 दिन पहले एनआईए ने एक प्रेस एप्लीकेशन, एक एफआईआर दर्ज की थी दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ। और एनआईए को पूरी छूट दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से कि वो सरहद में भी और सरहद के पार जाकर भी कार्रवाई कर सकता है। तो उसी की कड़ी में मुंबई में सुबह 4 बजे से 10 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ये ईडी की छापेमारी है। दाऊद इब्राहिम से जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे वो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हों, चाहे राजनीतिक हल्के से जुड़ा हो या किसी भी फर्म से जुड़े हों, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। जो जानकारी हमारे पास आई है उसके हिसाब से दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर उनके ठिकानों पर चल रही है, उनसे जुड़े कुछ लोगों पे चल रही है। इकबाल कासकर जो दाऊद इब्राहिम के भाई हैं, उनके ठिकानों पे ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है ईडी का। इसके अलावा तारिक परवीन जो डी कंपनी का पूरा हवाला का रैकेट देखता था और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जो लाइन है डी कंपनी की वो देखता था, उसके घर पे भी सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। इसके अलावा किसी एक बड़ा नेता है जो डी कंपनी से जुड़ा है, उसके यहाँ भी सर्च ऑपरेशन की जानकारियां आ रही हैं, लेकिन वो नेता कौन है इस बात का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात साफ है कि जो बात नरेंद्र मोदी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखी थी कि दाऊद इब्राहिम को कंपनी को पूरा नेस्तनाबूद करना है, अब ये जो नई पॉलिसी लाई गई है या नया जो पावर दी गई है एनआईए को, ये साफ तौर पर इशारा कर रही है कि जल्द देश का दुश्मन और ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम और उसकी कंपनी अब ज्यादा दिन अपने शायद ज्यादा सर्वाइव ना कर सके। जी रमन, बिल्कुल अरुण, इस बात तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में चारा घोटाला मामले में फैसला। आज रांची सीबीआई स्पेशल कोर्ट सुनाएगी फैसला। लालू समेत 99 आरोपियों पर आएगा फैसला। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में चारा घोटाला मामले में फैसला आएगा। रांची की सीबीआई स्पेशल कोर्ट सुनाएगी फैसला। लालू प्रसाद यादव समेत 99 आरोपियों पर यह फैसला आएगा। तो चारा घोटाला मामले में थोड़ी ही देर बाद फैसला आएगा। रांची की सीबीआई स्पेशल कोर्ट यह फैसला सुनाएगी। लालू प्रसाद यादव सहित 99 आरोपियों पर यह फैसला सुनाया जाएगा। तो यहां लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फैसला आएगा। लालू प्रसाद यादव के अलावा 99 आरोपी और भी हैं और सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई इस पूरे मामले की। चारा घोटाला 29 जनवरी को मामले में बहस पूरी हुई। चारा घोटाला जिसने लगभग लालू प्रसाद यादव के पूरे राजनीतिक करियर में उनका पीछा नहीं छोड़ा। इस मामले में 575 गवाहों के बयान दर्ज हुए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 16 फरवरी को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति की अपील। यूक्रेन को लोगों से राष्ट्रीय ध्वज लहराने की अपील की है। 16 फरवरी को एक स्वर में गाएंगे राष्ट्रगान। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 16 फरवरी को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति की यह सलाह है। यूक्रेन के लोगों को राष्ट्रीय ध्वज लहराने की उन्होंने अपील की है और एक स्वर में राष्ट्रगान गाने की अपील की है। तो 16 फरवरी को एक स्वर में गाएंगे राष्ट्रगान यूक्रेन के लोग। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी दुनिया को परेशान करने वाली है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ता विवाद आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। आखिर क्यों यूरोप और अमेरिका के करीब होता यूक्रेन रूस की परेशानी और नाराजगी दोनों बढ़ा रहा है? इसे जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। दोनों देशों के बीच की तरतनी ने दुनिया की दो महाशक्तियों को युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। वेस्टर्न वर्ल्ड को इस बात का डर सता रहा है कि अगर हालात युद्ध तक पहुंचे
तो इसकी आग में पूरे यूरोप के हाथ का जलना तय है। अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन पर रूस के किसी भी हमले के गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे, मगर रूस अपना खेल जारी रखे हुए है। जाहिर है यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ता तनाव शीत युद्ध के बाद यूरोप में सुरक्षा को लेकर सबसे बड़े संकट को जन्म दे सकता है। उधर रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन की सेना इस क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमता में जबरदस्त इजाफा कर रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने अपने बयान में कहा कि यूक्रेन को लेकर रूस एक आक्रामक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। उधर कुछ दिन पहले हुए चुनावों में यूक्रेन साफ संकेत दे चुका है कि वो अपना भविष्य यूरोप में ही देखता है, जबकि रशिया यूक्रेन को किसी भी हद तक जाकर पाने की चाहत रखता है। यूक्रेन रशिया के लिए आज इज्जत का सवाल बन चुका है, जिसे रूस हर हाल में जीतना चाहता है। आखिर क्यों रशिया के लिए यूक्रेन इतना खास है, एक नजर डालते हैं। रूस के लिए क्यों अहम है यूक्रेन? सोवियत संघ का हिस्सा होने की वजह से यूक्रेन के रूस के साथ गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों की मां भी कहा जाता है। इस शहर का सांस्कृतिक प्रभाव उतना ही है जितना रूस की राजधानी मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर का है। सोवियत संघ के पतन और यूक्रेन के अलग होने को कई रूसी राजनेता इतिहास की बड़ी गलती मानते हैं। यूक्रेन पर स्थायी पकड़ खोने और पश्चिमी देशों के यूक्रेन में दबदबे को कई रूसी राजनेता रूस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को एक आघात के रूप में देखते हैं। रूस यूक्रेन में रहने वाले 80 लाख रूसी लोगों की रक्षा को लेकर मुखर रहा है। व्यापार के हिसाब से भी रूस के लिए यूक्रेन अहम है। रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनते हुए देखना नहीं चाहता। रूस का मानना है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होता है तो नाटो रूस पर भी शिकंजा कसने की कोशिश कर सकता है। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन को आजादी मिली थी। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एक तरफ इस देश में बेहद उपजाऊ मैदानी इलाका है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व की तरफ इस देश में कई बड़े उद्योग हैं। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से का यूरोपीय पड़ोसियों, खासकर पोलैंड से गहरा रिश्ता है। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में राष्ट्रवाद की भावना मौजूद है। हालांकि यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या भी अच्छी खासी है। इन लोगों की विकसित पूर्वी इलाके में खासी मौजूदगी है। 2014 में रूस की ओर झुकाव रखने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ यूक्रेन की सरकार में विद्रोह होने लगा था। रूस ने इस मौके का फायदा उठाया और यूक्रेन में मौजूद क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। यूक्रेन में हुए आंदोलनों के चलते राष्ट्रपति विक्टर को अपना पद छोड़ना पड़ा, मगर तब तक रूस क्रीमिया का अपने साथ विलय कर चुका था। इस घटना के बाद से ही यूक्रेन पश्चिमी यूरोप के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन रूस लगातार इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन रूस और पश्चिमी देशों की खींचतान के बीच फंसा हुआ है। फिलहाल यूरोप और रूस के बीच फंसे यूक्रेन के सामने हालात युद्ध वाले बने हुए हैं। सामने दुनिया का नंबर 2 देश है जो पीछे हटने को तैयार नहीं नजर आ रहा। यूक्रेन पर हमला करने की योजना को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान भी सामने आ चुका है। दुनिया भर में अपने अड़ियल रवैये के लिए जाने जाने वाले पुतिन साफ शब्दों में कह चुके हैं कि वो यूक्रेन को किसी भी हाल में नाटो की गिरफ्त में नहीं जाने देंगे। यानी हालात तीसरे विश्व युद्ध के बन जाएं तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।